हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स इन डेप्थ। दोस्तों, सीपी शेड्यूलिंग की अब तक की वीडियोस में हमने देखा एफसीएफएस, एसजेएफ और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो एफसीएफएस एंड एसजेएफ दोनों के दोनों प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ही है। एफसीएफएस में हम प्रायोरिटी जो है वो किसे असाइन करते हैं? अराइवल टाइम को। मतलब जिस प्रोसेस का अराइवल टाइम जितना छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि जिसकी अराइवल टाइम कम है आप उससे पहले लेकर जाते हो। तो एफसीएफएस भी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का ही एक टाइप है जिसमें प्रायोरिटी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? अराइवल टाइम से। दोस्तों, एसजेएफ में क्या होता है? जिस प्रोसेस का नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट जितना बड़ा होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी छोटी। क्यों? क्योंकि जिसका सीपीयू बर्स्ट जितना छोटा होगा आप उसको पहले शेड्यूल करोगे, राइट। एग्जांपल लेकर बताता हूं कि मान लीजिए मेरे पास एक प्रोसेस है P1 जिसका नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है 2 सेकंड का, और P2 है जिसका नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट है 4 सेकंड का। तो आप किसको पहले लेकर जाओगे? 2 वाले को लेकर जाओगे, यानी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। मतलब जिसका सीपीयू बर्स्ट जो है नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट जितना छोटा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। तो प्रायोरिटी किससे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर सीपीयू बर्स्ट है, राइट। तो इसलिए एसजेएफ और एफसीएफएस दोनों के दोनों प्रायोरिटी शेड्यूलिंग ही है। लेकिन दोस्तों, जो हमारा एसजेएफ है वो मिनिमम वेटिंग टाइम देता था, लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था कि कोई प्रोसेस स्टार्व हो सकता है। स्टार्व मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए मेरे पास एक प्रोसेस है जिसे मैं कहता हूं पीआई, और पीआई को जो सीपीयू बर्स्ट है वो 20 सेकंड का चाहिए। और जब दोस्तों हमारा पीआई रेडी क्यू में वेट कर रहा है, मान लीजिए जितने भी प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर कर रहे हैं वो सबका बर्स्ट टाइम 20 सेकंड से कम है, तो क्या दोस्तों पीआई को कभी चांस दिया जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम बाकी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे केस में हो सकता है कि पीआई को कभी चांस ही ना मिले और पीआई स्टार्व हो जाए, स्टारवेशन हो जाए। तो दोस्तों इस चीज को रोकने के लिए जो है हम यहाँ पर HRRN जो है हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम, इसका यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि भाई जो जॉब शॉर्टेस्ट है, मतलब जिसका सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम सबसे कम लगेगा उसे पहले फेवर करें। मतलब एसजेएफ का जो यहाँ पर जो भी उसका बेनिफिट था वो भी लिया जाए, प्लस अगर कोई प्रोसेस बहुत देर तक वेट कर रहा है बिकॉज कि उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगने वाला है सीपीयू पे, तो दोस्तों उसे चांस दिया जाए इवन दो बाकी के जितने भी प्रोसेस अराइव हो रहे हैं उनका एग्जीक्यूशन टाइम करंटली जो भी प्रोसेस वेट कर रहा है उसे कम है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए पीआई हमारा जो है वो हमारे सीपीयू पे 20 सेकेंड लेने वाला है और ये बहुत देर से वेट कर रहा है, और अभी करंटली जो प्रोसेस आए हुए हैं सिस्टम में वो सपोज P1, P2 लेकर P5 ऐसे 5 प्रोसेस आए हुए हैं जिनका सीपीयू बर्स्ट टाइम 20 से छोटा है। मतलब P1 से लेकर P5 तक शॉर्टेस्ट जॉब है एज कंपेयर टू पीआई। लेकिन दोस्तों क्योंकि पीआई बहुत देर से वेट कर रहा है तो क्यों ना पीआई को चांस दे दिया जाए, फिर उन्हें दिया जाए। तो ऐसा अगर हम करें तो दोस्तों ऐसे एल्गोरिथम को जो इस तरह के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करता है उसे हम हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम कहते हैं। तो बेसिकली ये दोनों का बेनिफिट उठाता है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का भी बेनिफिट उठाता है, प्लस शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का जो ड्रॉबैक था वो भी ये सॉल्व कर देता है। तो यहाँ पर हम इस कंसेप्ट को पहले देखते हैं, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट ये किस क्राइटेरिया पे काम करता है। तो दोस्तों क्राइटेरिया की बात करें तो ये एक फॉर्मूला यूज करता है जिसे हम रेस्पॉन्स रेशियो कहते हैं, और उसकी फॉर्मूला यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। फॉर्मूला है रेस्पॉन्स रेशियो R इज इक्वल टू S प्लस W डिवाइड बाई S। S क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड सीपीयू सर्विस टाइम, या आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेड नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट, ठीक है। तो हमारा जो प्रोसेस है वो सीपीयू पे नेक्स्ट कितना एक्सपेक्टेड बर्स्ट लेने वाला है, ये है हमारा S है। तो उसके बाद W क्या है? वेटिंग टाइम। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में बता क्या रहा है। पहले आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि ये काम कैसे करता है ये अपना एल्गोरिथम। The CPU is allocated to the ready process with the greatest value of R। मतलब जितने ही प्रोसेस रेडी क्यू में है उसमें जिसकी R की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मतलब हम हर एक प्रोसेस के लिए R कैलकुलेट करेंगे और जिसकी R सबसे ज्यादा होगी उसे हम सबसे पहले CPU पे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये R एक्चुअली में क्या बता रहा है देख लीजिएगा। R इज इक्वल टू, अब इस S को अगर हम इस S को दें तो S बाई S 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस S को हम W को डिस्ट्रीब्यूट करें तो W बाई S। यही फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 प्लस W बाई S। तो मुझे एक सिंपल से लैंग्वेज में बताना कि अगर किसी का सर्विस टाइम मतलब दोस्तों सीपीयू बर्स्ट टाइम यही है वो, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर सर्विस टाइम हम कह रहे हैं, कहीं कहीं हम सीपीयू बर्स्ट टाइम कहेंगे, सारी चीजें एक ही होती है। तो दोस्तों ये जो सीपीयू बर्स्ट टाइम है किसी प्रोसेस का अगर छोटा है, किसी प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम अगर छोटा है तो दोस्तों अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ये पूरा का पूरा रेशियो बड़ा होते जाएगा, राइट। मतलब अगर मेरे पास दो प्रोसेस है P1 एंड P2, P1 का सपोज सर्विस टाइम है 2 सेकेंड का और P2 का जो सर्विस टाइम है वो है 4 सेकेंड का। तो दोस्तों जब आप 2 और 4 को, या अगर P1 के लिए अगर रेस्पॉन्स रेशियो निकाल रहे हो और S अगर आप 2 पुट करते हो और P2 का आप रेस्पॉन्स रेशियो निकाल रहे हो S अगर 4 पुट करते हो, तो किसके केस में ओवरऑल आंसर छोटा आएगा? P2 के केस में, क्योंकि उसका जो S है वो बड़ा है, राइट।
तो अब आपको समझना है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा रेशियो उतना छोटा होता जाएगा, ये W/S जो है उतना वो छोटा होता जाएगा। इसलिए किस प्रोसेस के लिए R की वैल्यू बड़ी आएगी, जिसका दोस्तों जो सर्विस टाइम S है यानी CPU बर्स्ट टाइम वो छोटा होगा। मतलब R की वैल्यू उसकी बड़ी आएगी जिसका CPU बर्स्ट टाइम छोटा है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, छोटे प्रोसेस को फेवर कर रहे हैं, मतलब छोटे प्रोसेस CPU के पास जल्दी जाए ये हम चाहते हैं। अब एक और चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी का सर्विस टाइम अगर छोटा है तो उसका R जो है वो बड़ा आएगा ही आएगा। एक चीज और यहां मैटर कर रही है वो है W। तो दोस्तों अगर कोई प्रोसेस बहुत देर के लिए वेट कर रहा है तो ये जो न्यूमरेटर है ये इंक्रीज होगा, राइट। जितना ज्यादा वेट करेगा W की वैल्यू उतनी बड़ी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा W बढ़ेगा उतना रेस्पॉन्स रेशियो दोस्तों बढ़ता जाएगा, राइट। और एक समय ऐसा आएगा कि जो प्रोसेस बहुत देर तक वेट कर रहा है उसकी रेस्पॉन्स रेशियो बाकी के कंपैरिजन में सबसे बड़ी है, इसलिए उसे चांस दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों चीजों का ख्याल रखा जा रहा है, मतलब अगर किसी का S छोटा है तो उसकी रेस्पॉन्स रेशियो बड़ी होगी, मतलब उसे पहले चांस दिया जाएगा। अगर किसी का वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है तो उसकी रेस्पॉन्स रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी वेटिंग टाइम के साथ, और उसे CPU पे जाने का मौका दिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों जो हमारा हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट एल्गोरिथम है, ये दोनों चीजों का ख्याल रख रहा है कि शॉर्टेज जॉब भी पहले जाए और जो बहुत देर तक वेट कर रहा है प्रोसेस वो भी पहले CPU पे उसे मौका दिया जाए, वो स्टाव ना हो। और दोस्तों यहाँ पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो है नॉन प्रीएम्प्टिव, यानी अगर कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो उसे बीच में प्रीएम्प्ट नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता है, प्रीएम्प्टिव नहीं होता है। तो आइए इसे हम एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों मैं एक टेबल दिखा रहा हूँ। इस टेबल में हमारे पास प्रोसेस दिए गए हैं, 4 प्रोसेस, उनके अराइवल टाइम, उनके बर्स्ट टाइम दिए गए। ये वही टेबल है जो हमने प्रायोरिटी वाले शेड्यूलिंग में देखा हुआ था। अब हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो कैसे काम करता है, जितने भी प्रोसेस इनिशियली आए हुए हैं उनका हम R कंप्यूट करते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखोगे इनिशियली 0 सेकंड पे कोई भी प्रोसेस P1 को छोड़कर नहीं आया हुआ है, सिर्फ P1 आ रहा है, बाकी कोई भी प्रोसेस नहीं आ रहा है, क्योंकि बाकी के 1 2 3 सेकंड पे आ रहे हैं। अगर 0 सेकंड में 3 से 4 प्रोसेस होते थे तो हम उसका R कंप्यूट करते थे। अभी मैं बताऊंगा R कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो आपको टाइमलाइन चार्ट बनाना है, तो इस तरह हम टाइमलाइन चार्ट बना लेते हैं पहले। और क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव याद रखिएगा, तो बीच में आपको कुछ भी चेक नहीं करना है। एक प्रोसेस अगर रन हो रहा है तो उसे रन होने दीजिए जब तक वो खत्म नहीं हो जाता या इनपुट आउटपुट एक्टिविटी के लिए नहीं चला जाता। तो दोस्तों यहाँ पर 0th जो है, मैं थोड़ा सा और आगे बनाता हूं, आई होप आपको ये दिख रहा है। और यहाँ पर 0th टाइम पे हमारा P1 आया था, तो P1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे कितने टाइम के लिए, 8 यूनिट सेकेंड के लिए। तो 0 से लेकर 8 तक जो है हमारा पूरा P1 रन होगा। बीच में इवन तो बाकी के प्रोसेस आ रहे हैं लेकिन ये नॉन प्रीएम्प्टिव है तो हमें बीच में चेक नहीं करना है। जैसे दोस्तों 8 सेकंड खत्म होगा तो 8 सेकंड तक ये तीनों आ चुके होंगे, क्योंकि सबसे लास्ट आने वाला प्रोसेस P3 है 3rd सेकंड पे, तो 8 सेकंड पे तीनों आके बैठे हैं। तो अब हम तीनों का जो है वो रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखो, क्योंकि P1 फिनिश हो चुका है तो उसको निकाल दो अपने पूरे प्रोसेस लिस्ट से। अब दोस्तों अगर हम P2 का रेस्पॉन्स रेशियो कैलकुलेट करें तो याद है आपको रेस्पॉन्स रेशियो की फॉर्मूला क्या थी, यहाँ पर रेस्पॉन्स रेशियो दोस्तों जो R है मैं यहाँ ऊपर लिखता हूं, रेस्पॉन्स रेशियो R इज इक्वल टू S प्लस W डिवाइड बाय S, या 1 प्लस W बाय S ऐसा भी याद कर सकते हैं। तो S प्लस W डिवाइड बाय S अगर हम लोग देखें तो S क्या है दोस्तों, बर्स्ट टाइम, जिसे मैं सर्विस टाइम कह रहा था, ये बर्स्ट टाइम S ही है। वेटिंग टाइम यहाँ पर हमें निकालना होगा। सो सबसे पहले मैं निकालता हूँ रेस्पॉन्स रेशियो फॉर प्रोसेस नंबर 2 यानी R2। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है दोस्तों, 8 सेकंड हो चुका, मतलब 8 सेकंड हो चुका है और P2 आया कब था, 1 पे, मतलब 1 से लेकर 8 तक उसे वेट करना पड़ा, तो वेटिंग टाइम कितना हुआ, 7, राइट। तो इसलिए W की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। यहाँ पर मैं R2 जो कह रहा हूँ वो रेस्पॉन्स रेशियो फॉर प्रोसेस 2 है। फिर दोस्तों उसका बर्स्ट टाइम कितना है, यानी सर्विस टाइम कितना है, 4 है। तो 4 प्लस 7 डिवाइड बाय S यानी 4, तो ये कितना आंसर आएगा, 11/4। ओके, इसीलिए दोस्तों हम रेस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे 3rd प्रोसेस का यानी इसका, तो हमें इसका वेटिंग टाइम निकालना है। तो ये सेकंड यूनिट ऑफ टाइम पे आया था, मैं यहां पर निकाल रहा हूं वेटिंग टाइम। मतलब जब P1 प्रोसेस 0 से लेकर 8 तक रन हो गया ना, तो हम 8 सेकंड पे सबका रेस्पॉन्स रेशियो निकालेंगे, उसमें हमें सर्विस टाइम और वेटिंग टाइम देखना है। तो क्योंकि P3 सेकंड पे आया था और 8 तक टोटल टाइम कितना हो चुका दोस्तों, यहाँ पर 2 से लेकर 8 तक 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ा। तो वेटिंग टाइम हो गया 6, देन प्लस उसका बर्स्ट टाइम कितना है, यहाँ पर दोस्तों बर्स्ट टाइम देखोगे उसका है 9। ओके, सो 9 प्लस 6 यानी कितना हो गया यहाँ पर टोटल 15 डिवाइड बाय सर्विस टाइम 9, सो दिस इज 15/9। ओके, एंड देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास है R4 का यहाँ पे रेस्पॉन्स रेशियो, उसका वेटिंग टाइम देख लेते हैं। वो 3rd सेकंड पे आया था, तो 3 से लेकर 8 तक वेटिंग टाइम हो गया 5 और उसका सर्विस टाइम 5 है, तो 5 + 5 10 डिवाइड बाय यहाँ पर 5, सो विच इज सर्विस टाइम, सो दिस इज इक्वल टू 10/5।
एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इसका आंसर 2 आ रहा है। 11/4 अगर करोगे 2.75 मिलेगा एंड उसके बाद 15/9 निकालोगे तो 1.67 मिलेगा। सो आप देख सकते हो कि तीनों में सबसे ज्यादा जिसका रिस्पॉन्स रेशो है वो है प्रोसेस नंबर 2, राइट, R2, मतलब ये P2 का रिस्पॉन्स रेशो सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों हम इसे पहले यहाँ पर जाने का चांस देंगे और P2 हमारे यहाँ पे रन होगा। अब P2 को तब तक डिस्टर्ब नहीं होगा जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो P2 है वो कितना बस टाइम लेगा 4, तो 8 + 4 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर P2 खत्म हो जाएगा हम फिर से रेस्पॉन्स रेशो निकालेंगे, मतलब अब आपको यही ओल्ड वाला यूज नहीं करना है, फिर से नया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम रेस्पॉन्स रेशो निकालेंगे R3 का, बचे ही 2 प्रोसेस है ना, तो R3 का और R4 का। याद रखिएगा अगर कोई प्रोसेस फिनिश होता है तो हमें रेस्पॉन्स रेशो फिर से कैलकुलेट करना है, यानी हर एक प्रोसेस के फिनिश होने के बाद रेस्पॉन्स रेशो कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा ओवरहेड रहेगा, प्रोसेस को शेड्यूल करने के पहले आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी पड़ रही है ये डिसाइड करने के लिए कौन सा प्रोसेस जाना चाहिए, जिसके लिए आपको ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है। अज्यूम कीजिए अगर बहुत सारे प्रोसेस है, 1000-2000 अगर प्रोसेस है तो कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो P3 है उसका वेटिंग टाइम अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब वेटिंग टाइम चेंज हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर प्रोसेस जैसे ही 12 पे खत्म होगा तो आप देखेंगे P3 सेकंड टाइम 2 सेकंड पे आया था और 2 से लेकर 12 तक उसे यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है। तो 2 से 12 कितना हुआ 10, तो वेटिंग टाइम हो गया यहाँ पर P3 का 10 और उसका सर्विस टाइम कितना है, मतलब जो CPU पे लेगा 9, तो 9 + 10 डिवाइड बाय 9, सो इट इज 19/9, ओके। उसके बाद दोस्तों हम लोग फोर्थ प्रोसेस की बात करें तो फोर्थ प्रोसेस 3rd सेकंड पे अराइव हुआ था और 12 सेकंड में यहाँ पर जब P2 खत्म हुआ तो इस पॉइंट पे 12 - 3 कितना हुआ अपना 9, मतलब उसका वेटिंग टाइम हो गया 9 और उसका सर्विस टाइम है 5, तो 5 + 9 डिवाइड बाय सर्विस टाइम 5, सो दिस इज इक्वल टू 14/5, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों जो 14/5 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.8, ठीक है। और 19/9 अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 2.1 समथिंग। तो यहाँ पे R4 जो है उसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है, मतलब सॉरी P4 जो है उसका रेस्पॉन्स रेशियो ज्यादा है, जिसे मैं R4 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों P4 शेड्यूल होगा और P4 जो चलेगा हमारा 12 से लेकर नेक्स्ट 5 यूनिट टाइम के लिए, क्योंकि उसका बस टाइम 5 है, तो 12 से 5 मतलब 17। अब एक बार अगर ये खत्म हो गया फिर आपको रेस्पॉन्स रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही प्रोसेस बचा हुआ है जो है हमारा P3। तो अब P3 हम एग्जीक्यूट करेंगे कितने टाइम के लिए, 9 यूनिट टाइम के लिए। तो 17 से लेकर आगे के 9 यानी यहाँ पर 26 तक हमारा चलेगा P3। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ कि हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला हर पॉइंट पे निकालनी है, जब कोई प्रोसेस खत्म होगा तो फिर से रेस्पॉन्स रेशियो निकालना है सारे प्रोसेसेस का, और उसमें जिसका सबसे ज्यादा होगा उसे हम पहले शेड्यूल करेंगे। दोस्तों आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर हम लोग दोस्तों एडवांटेजेस की बात करें यहाँ पर, तो शॉर्टर प्रोसेसेस आर फेवर्ड, मतलब क्योंकि अभी मैंने फॉर्मूला में आपको एक्सप्लेन किया, जिसका S छोटा रहेगा ओवरऑल रेशियो जो रेस्पॉन्स रेशियो है बढ़ेगा। दूसरा ये एजिंग विदाउट सर्विस, ध्यान से सुनिएगा, एजिंग विदाउट सर्विस। एजिंग विदाउट सर्विस का क्या मतलब है, कोई प्रोसेस बुढ़ा होते जा रहा है उसको सर्विस दिया ही नहीं, मतलब कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, समझे। एजिंग मतलब किसी प्रोसेस का एजिंग हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, वो प्रोसेस सिस्टम में है, मतलब सिस्टम में वो कितने टाइम तक है उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। मतलब अगर मैं बोलूँ हमारा सिस्टम अभी 2 सेकंड तक था और भी आगे के 3 सेकंड तक है और भी आगे के 4 सेकंड तक है, तो एजिंग विदाउट सर्विस का मतलब क्या हुआ कि उसकी एजिंग बढ़ते जा रही है, मतलब सिस्टम में कितने टाइम के लिए वो बढ़ते जा रहा है लेकिन उसको सर्विस नहीं दिया जा रहा है, मतलब उसको सीपीयू पे एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये लाइन का मतलब हुआ एजिंग विदाउट सर्विस का मतलब कि हमारा प्रोसेस जस्ट वेट कर रहा है। तो एजिंग विदाउट सर्विस इंक्रीजेस रेशियो, क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखा R = था 1 + W/S, तो जितना W बढ़ेगा रेस्पॉन्स रेशियो बढ़ेगा, तो W को ही कहा जा रहा है एजिंग विदाउट सर्विस। इसे सीधा लिख सकते थे वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम इंक्रीजेस रेशियो, लॉन्गर जॉब्स कैन गेट पास्ट, ध्यान से सुना, लॉन्गर जॉब्स कैन गेट पास्ट शॉर्टर जॉब्स। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, जो हमारा बड़ा जॉब था जिसका सीपीयू एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगने वाला था, वो जॉब हो सकता है शॉर्टर जॉब के, देखो मैं एग्जांपल देकर बताता हूं कि समझो एक हमारे पास जॉब आया जिसको 2 मिलीसेकंड लगना था सीपीयू पे, और एक जॉब जो वेट कर रहा था उसको 4 मिलीसेकंड लगना था, लेकिन हो सकता है कि 4 मिलीसेकंड को पहले जाने दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसको वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा था और इसकी वजह से रेस्पॉन्स रेशियो का जो कैलकुलेशन हुआ वो दोस्तों वेटिंग वाले का ज्यादा आ गया। एक एग्जांपल लेकर बताऊं, देखो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। मान लीजिए सारे टाइम मैं सेकंड में लेता हूं, वेटिंग टाइम है हमारे प्रोसेस P1 का 5 सेकंड और उसका सर्विस टाइम है दोस्तों यहाँ पर सपोज मैं ले लेता हूं 2,
ठीक है। तो इसलिए रिस्पॉन्स रेशियो जो निकलेगी R फॉर P1 इज इक्वल टू 1 प्लस वेटिंग टाइम कितना है 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया यहाँ पर 2.5। तो ये टोटल आंसर आ गया हमारा 3.5। ठीक है। सपोज अभी सिस्टम में एक और प्रोसेस एंटर करता है P2, जिसका अभी एंटर उसने किया तो उसने वेट नहीं किया है। ठीक है। तो और उसका जो सर्विस टाइम यहां पर मैं ले रहा हूं वो दोस्तों ले रहा हूं 1। ठीक है। तो आप देखोगे सर्विस टाइम इसका 1 है P2 का, लेकिन उसका वेटिंग टाइम कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका जो रेस्पॉन्स रेशियो निकलेगा इससे मैं R2 कहता हूं 1 प्लस W की जगह 0, S की जगह 1, तो यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा 1। तो रेस्पॉन्स रेशियो किसका जाता है R1 का जाता है, फर्स्ट वाले का। तो इवन दो जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है उसका सर्विस टाइम 2 है और जो भी प्रोसेस आ रहा है उसका सर्विस टाइम 1 है, मतलब जो P1 है वो शॉर्टर जॉब है, राइट, और जो हमारा अभी वेट कर रहा है वो लॉन्गर जॉब है। तो लॉन्गर जॉब को चांस दिया गया बिकॉज वो वेट कर रहा था। यही खासियत है हमारे HRRN की। लेकिन क्या आप ड्रॉबैक बता सकते हो उसका ड्रॉबैक क्या होगा दोस्तों? इवन दो आप देखोगे कि इसका एडवांटेज तो है कि भाई अगर कोई प्रोसेस वेट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसे थोड़ी देर बाद चांस दिया जाता है, मतलब स्टारवेशन यहाँ पर नहीं होती है, राइट। स्टारवेशन HRRN जो है हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, इसमें पॉसिबल नहीं है बिकॉज जो भी प्रोसेस जितना ज्यादा वेट करेगा उसकी वहां पे प्रायोरिटी बढ़ रही है। दोस्तों डिसएडवांटेज यहाँ पर फिर से वही है कि भाई जो रेस्पॉन्स रेशियो की फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसमें आप क्या यूज कर रहे हो, S प्लस W डिवाइड बाई S, यानी S यूज कर रहे हो विच इज बर्स्ट टाइम, और आप बर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। मतलब एक्चुअल बर्स्ट टाइम नहीं बता सकते, प्रिडिक्ट तो आप कर सकते हो लेकिन वो उसमें एरर रहेगा। तो दोस्तों हम एक्चुअल बर्स्ट टाइम नहीं बता सकते, सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं जिसमें एरर रहता है। तो इसलिए ये जो है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो डिसएडवांटेज यहाँ पर दोस्तों यही है कि द एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम मस्ट बी एस्टिमेटेड टू यूज हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। मतलब अगर इसे हमें प्रैक्टिकली यूज करना है तो प्रिडिक्शन टेक्निक को थोड़ा सा एक्यूरेट बनाना होगा ताकि हम जो प्रोसेस को बर्स्ट टाइम लगने वाला है वो थोड़ा सा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके। तो क्योंकि हम एक्चुअल बर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट नहीं एक्चुअल बर्स्ट टाइम बता नहीं सकते, इसलिए हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो जो नेक्स्ट है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आई होप आपको ये अच्छे से समझा होगा कि कैसे HRR जो यहाँ पे HRRN जो एल्गोरिथम है ये शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के ड्रॉबैक को दूर करता है। तो दोस्तों SGF में स्टारवेशन होती है, HRRN हाईएस्ट रेस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट में स्टारवेशन नहीं होती है। सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा ऐसा मैं होप कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम MIT Pro ऐप पे इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।